गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मानव भूगोल में अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था परिवर्तन और क्रियाशीलता का सिद्धांत। आज हम दूसरा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं कि जो दूसरा सिद्धांत है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत। क्या है पार्थिव एकता का सिद्धांत? इसका अन्य नाम भी है, जैसे मैं इनको एक सामान्य रूप से बता देता हूं। इसको अपन पार्थिव एकता के सिद्धांत को एक या दो लाइनों में किस प्रकार से अपन याद करते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जो तत्व, चाहे जैविक हो अजैविक हो, जितने भी जो तत्व या अपन कह सकते हैं वो सभी परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे को उनको अलग नहीं किया जा सकता, या अपन उनको कह सकते हैं उनका एक दूसरे को का परस्पर जो संबंध पाया जाता है, उनको एक दूसरे को जानना जरूरी है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो पार्थिव एकता का मतलब दोनों तत्व एक हैं, चाहे जैविक हो चाहे अजैविक हो, वो परस्पर किन्हीं न किन्हीं रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि पार्थिव एकता का सिद्धांत। अपन कहते हैं ना कि भारत देश है जो विविधताओं में एकता रखने वाला, विभिन्नता कहीं ज्यादा है लेकिन फिर भी भारत एक है। तो यही सिद्धांत अपन के इसी के अपन समकक्ष पढ़ते हैं कि जितने भी भौतिक और पर्यावरण के जो घटक है वो अलग अलग है, लेकिन उन सब का जो संबंध है वो परस्पर एक दूसरे में संबंध है, सहयोगी है, एक दूसरे के पूरक है और वे सभी एकता रखते हैं। इसी सिद्धांत को अपन कहते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत। जैसे अपन बात करते हैं पार्थिव एकता के सिद्धांत में कि इसे सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? जैसे पार्थिव एकता का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है तो आपको ध्यान रखना होगा, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत भी कहते हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं? सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत। विश्व के सभी तत्व यानी विश्व पर जितने भी जो तत्व पाए जाते हैं, जैविक अजैविक, जिसको अपन जड़ यानी जैविक और या चेतन, जड़ या चेतन, चेतन को अजैविक, तो जड़ या चेतन, विश्व के सभी तत्व जड़ या चेतन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये लाइन आपको एक ही शब्द में, एक ही लाइन में आप इस सिद्धांत को समझ सकते हो कि विश्व के जितने भी जो जैविक अजैविक घटक हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। अगली बात, इन पदार्थों का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इन पदार्थों का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। इसलिए इनको पृथक अध्ययन करना कोई भी औचित्य नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है एक दूसरे से, इसलिए इनका अलग से अध्ययन करने की कहीं जरूरत नहीं है या अलग से इनका कोई अध्ययन करने का कोई महत्व नहीं है। मानव भूगोल का कोई भी तथ्य, मानव भूगोल का चाहे कोई भी तथ्य हो, मानव भूगोल का कोई भी तथ्य अन्य तथ्यों के अंतर संबंधों का परिणाम है। यानी मानव भूगोल है जो एक दूसरे तत्वों के अंतर संबंध या परस्पर सहयोग से या योग से ही बनी हुई है। मानव भूगोल का संबंध है जो एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ में हमेशा जुड़ाव या अपन कह सकते हैं मिलाप, या अपन कह सकते हैं एक दूसरे के परस्पर सहयोगी के रूप में यह काम करता है। उसी का परिणाम है मानव भूगोल। जैसे अपन बात करते हैं इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में, यह सिद्धांत सर्वप्रथम कब आया था? 19वीं शताब्दी में रेडजेल व ब्लांच ने प्रस्तुत किया था। इस सिद्धांत को देने वाले दो व्यक्ति थे, एक रेडजेल, मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं पार्थिव एकता का सिद्धांत रेडजेल, फिर इसने ब्लांच ने भी व्याख्या की, फिर हंटिंगटन ने भी व्याख्या की, फिर अपन कहते हैं कुमारी सैंपुल ने भी व्याख्या की। उनकी अलग अलग व्याख्या भी अपन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में रेडजेल व ब्लांच ने प्रस्तुत किया। जैसे इसमें क्या कहा, रेडजेल की एक पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी, यह है इस पुस्तक का नाम। इनमें इन्होंने इस सिद्धांत को स्पष्ट किया, इन्होंने और अपने रूप से व्याख्या की। किसमें? अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसके दो भाग है, अ भाग और ब भाग। अब रेडजेल ने मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित, यानी जितने भी जो दृश्य पार्थिव अपन कहते हैं ना सांस्कृतिक परिदृश्य जो मानव द्वारा बसाए हुए हैं, मानव द्वारा निर्मित है,
तो संबंधित और मानव के संपूर्ण जीवन व उससे विविध क्रियाकलाप, मानव के जीवन में जितने भी विविध अलग अलग प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी एक दूसरे से संबंधित जुड़े हुए हैं। अथवा मानव समुदाय, जो मानव का समुदाय है, जैसे अलग अलग जाति वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रूप से किसी एक ही मानव या एक ही इंसान की उत्पत्ति है। वो बाद में अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने वर्ग के अनुसार, अपने अपने परिवार के अनुसार अलग अलग हो गए, या वो देशों के अनुसार अलग अलग, जैसे कोई ईसाई देश बन गया, कोई मुस्लिम कंट्री हो गया, कोई हिंदू कंट्री हो गया। तो पहले तो मानव का जो उत्पत्ति केंद्र है वो एक ही माना जाता है। तो अपन इस सिद्धांत में कहते हैं वह समाज आदि का अध्ययन विवेकपूर्ण, यानी चाहे मानव समुदाय हो चाहे समाज हो, आदि का जो अध्ययन है वो अपन विवेकपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। जो रेडजेल ने अपनी पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसमें जो मानव से संबंधित क्रियाकलाप, मानव से संबंधित जो परस्पर आपसी संबंध या समुदाय है, मानव समुदाय या मानव समुदाय के समाज है, उन सभी का विवेकपूर्ण यानी सही तरीके से क्रमिक या व्यवस्थित रूप से उन्होंने इस पुस्तक में इनका अध्ययन किया, विवेकपूर्ण व व्यवस्थित ढंग से इनका अध्ययन किया। फिर इस सिद्धांत को मानव भूगोल की आधारशिला मानते हैं, यानी मानव भूगोल का सबसे प्रमुख सिद्धांत मानते हैं। तो यह है पार्थिव एकता का सिद्धांत, मानव भूगोल की आधारशिला मानते हैं, जिसमें भौगोलिक एकता की झलक भी दृष्टिगोचर होती है। अपन कहते हैं ना, भारत के कई विविधताओं के बाद में भी, जैसे कहीं पर्वत पठार नदियां मैदान, भौगोलिक रूप से भी भारत अलग अलग है, यानी कहीं पर पर्वत है, कहीं पर नदियां, कहीं पर समुद्र, कहीं पर कुछ, यानी कहीं पर झीलें, कहीं पर गर्त है तो कहीं पर ऊंचे स्थान है। फिर भी भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है वो एक दृष्टि से एकता के रूप में है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो अपन कहते हैं ना कि भारत की जो भौगोलिक एकता है वो विभिन्नता होते हुए भी वो एक है। भारत क्या है? एक। फिर अपन बात करते हैं, अब हम्बोल्ट महोदय आए थे। हम्बोल्ट महोदय ने क्या कहा था कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा है। इन्होंने क्या कहा था कि संपूर्ण विश्व है उनमें एक ही आत्मा है। अपन कहते हैं अपन सभी के भगवान अलग अलग है, लेकिन उन सभी के भगवान एक है, उनका नामकरण अलग अलग है। अपने अपने नाम के आधार पर किसी ने, मुस्लिम ने अपना नाम अलग दे दिया, हिंदू ने अपने देवताओं का नाम अलग दे दिया, ईसाई ने अलग दे दिया, या पादरी ने अलग दे दिया, या जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो अपने अपने देवताओं को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। बाकी सभी जीव है, जो आत्मा है, वो संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण विश्व में एक है। ये हम्बोल्ट कहते थे एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन होते हैं। ये हम्बोल्ट ने कहा था कि हमने एक ही आत्मा और एक ही जीव के दर्शन किए हैं, जिसके कारण पृथ्वी के बाह्य विभिन्नता के पीछे व्यापकता और एकता है। कि जो एक ही आत्मा है, एक ही जीव है, सभी सब कुछ काम करने वाला, फिर भी पृथ्वी का जो बाह्य स्वरूप है, पृथ्वी की जो बाह्य स्वरूप की जो आकृति है, स्थलाकृति है, या यहाँ पर जो विभिन्नता देखने को मिलती है, उसमें फिर भी वो क्या है? एक है। फिर भी वो क्या है? विभिन्नता के बाद में भी क्या है? एक है। इतना बड़ा पृथ्वी का क्षेत्रफल है, फिर भी उसको अपन एकता मानते हैं। हम्बोल्ट महोदय उन्होंने कहा था कि मैं पृथ्वी पर एक ही आत्मा, एक ही भगवान को मानता हूँ, और वो भी पृथ्वी पर इतना व्यापक क्षेत्रफल होने के बाद में पृथ्वी को मैं एक मानता हूँ। ये हम्बोल्ट महोदय ने कहा। फिर बात करते हैं कुमारी शंकुल। ये जो अमेरिकी भूगोल थी, ये रेडजेल की शिष्य थी, ये भी अमेरिका की थी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था मनुष्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, मनुष्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, उस भूमि को जिसे वह जोतता है, ये क्या कहता है कि जिसको मनुष्य जोतता है उसी को अपन उस मनुष्य से अलग नहीं कर सकते। कोई भी वस्तु को, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को अपन अलग नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसी बात कही, देखो, मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन उस भूमि को जिसे वह जोतता हो, वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता हो, अथवा उस समुद्र को जिससे वह व्यापार करता हो, उसे अलग करके कहीं नहीं किया जा सकता है। उसे अलग नहीं किया जा सकता। अपन कहते हैं ना, एक मारवाड़ी में कहावत है, जिस थाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उस थाली का भोजन उससे हम एक जुड़े हुए। जिसका नमक खाते हो उसकी हाजिरी बजानी चाहिए। ये भी मारवाड़ी में एक कहावत है। यानी अपन नमक और उस मालिक और जो नौकर का जो संबंध है, जिसका अपन ने नमक खाया, उसका अपन
कर अदा किए बिना अपन को अलग नहीं होना चाहिए। तो ये भी बात यहाँ पर रेड जेल कुमारी सैंपल क्या कह रही है कि मानव को उस कृषि भूमि के जोत के आकार से अलग नहीं कर सकते जहां पर वो कृषि भूमि को जोतता है, या जिस समुद्र से अपन व्यापार करते हैं उस समुद्र से अपन अलग नहीं हो सकते। यानी अपन की ऐसी चीजों से उनका जुड़ाव है कि अपन एक दूसरे से अपन अलग नहीं हो सकते। ये इस प्रकार से ये कहता है कुमारी सैंपल। अब अपन इस सिद्धांत के जो पार्थिव एकता सिद्धांत है इनकी जो व्याख्या है, इन्होंने जो वैज्ञानिकों ने की, भूगोलवेताओं ने की, इनका जो समर्थन करने वाले कौन कौन से भूगोलविद थे, जैसे देखो ब्लांस, जो विडाल लीला ब्लांस अपन पढ़ते हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेता है। ये जो फ्रांस के भूगोल यानी अपन मानव भूगोल पे सर्वाधिक बल देने वाले लोग हैं। फिर डिमांजिया, ये भी फ्रांसीसी। फिर अपन पढ़ते हैं ब्रून्स, जो मानव भूगोल पे सबसे ज्यादा जोर देने वाले थे, फ्रांसीसी भूगोलवेता ब्लांस है, डिमांजिया है, ये फेब्रे भी आता है, ब्रून्स है, अपन कह सकते हैं जिसने संभववाद का शब्द का प्रयोग किया था, ये भी इसको मानता था। फिर अपन बात करते हैं एक और वैज्ञानिक आते हैं टोलेमी। टोलेमी की बात करते हैं, ये क्या कहता है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, भूगोल क्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो स्वर्ग में पृथ्वी का प्रतिबिंब देखता है, जो स्वर्ग में भी पृथ्वी का प्रतिबिंब दिखता है, क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी जो क्रियाकलाप होते हैं वो सभी अलग अलग हैं, लेकिन वो ऊपर से देखने पर एक जैसे नजर आते हैं। स्वर्ग से देखने पर पृथ्वी का जो प्रतिबिंब है वो एक नजर आता है। यानी अपन कितने भी अलग अलग प्रकार से अपन बैठ जाएं, ऊपर से जब अपन को देखेंगे तो अपन लगेगा एक ही दिखेगा। तो ये एकता के सिद्धांत के बारे में कहा था टोलेमी ने कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसको स्वर्ग में देखने पर भी उसका प्रतिबिंब नजर आता है। उसको क्या, स्वर्ग में देखने पर भी पृथ्वी का जो प्रतिबिंब है नजर आता है। एक थे हटिंगटन, एक भूगोलवेता थे हटिंगटन। उन्होंने क्या कहा था कि भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य, यानी भौतिक वातावरण या इस पर्यावरण पर या पृथ्वी की बाह्य पटल पर जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं वो तत्व एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए हैं। वो तत्व एक दूसरे से आपसी सहयोग से एक दूसरे के पूरक है या जुड़े हुए हैं, और इसलिए हम सभी को जानना जरूरी है। यानी वो कहता है, जो हटिंगटन महोदय है, ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर जो जितने भी भौतिक वातावरण या भौतिक पर्यावरण में जितने भी तत्व हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, उनको अपन अलग नहीं कर सकते। इसलिए सभी तत्वों को एक दूसरे को जानना आवश्यक है कि कौन सा किसके काम आ रहा है, ये जानना आवश्यक है। जो हटिंगटन महोदय थे ये मुख्यतया अपन भूगोल में अपन आप कह सकते हैं जलवायु एवं उनकी सभ्यता के बारे में इन्होंने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था। एक इनकी पुस्तक का नाम है क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन, यानी जलवायु एंड सभ्यता। यानी इन्होंने कहा था जो जलवायु है इनके कई सारे घटक है, ताप है, दाब है, दबाव है, वर्षा, ये सभी जो तत्व हैं एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ये पृथ्वी पर अजैविक तत्व है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको कभी भी अपन अलग नहीं कर सकते। या मानव का जो जलवायु दशाओं पर प्रभाव है, उनका जो सभ्यताओं पर प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताऊं, उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका जो मूल केंद्र होता है एक ही होता है। जैसे अपन एक कोई बात करते हैं, जैसे नील नदी घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो प्रारंभ में जो नील नदी थी वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो पानी था नदी का, उसके चारों ओर लोग आकर रहने लगे। फिर वहां के जो लोग हैं और पास के लोग आने, क्योंकि वहां पर जो सभ्यता का विकास हुआ वहां पर फिर कृषि की जाने लगी। अगर कृषि की जाने लगी तो वहां पर जो रहन सहन है, खान पान है, वो सब एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ गए। जैसे अपन एक बात करते हैं राजस्थान भारत की बात करते हैं, जैसे अपन के झारखंड में जो जमशेदपुर झारखंड में जो आधुनिक जो पहला उद्योग धंधा लगा, जैसे उद्योग लगा था आपके लोहे का, जैसे जमशेदजी टाटा के नाम से, तो अपन बात करते हैं जैसे वो एक उद्योग वहां पर लगा। फिर क्या हुआ, वहां पर श्रमिक लोग आए उसमें काम करने के लिए। फिर ज्यादा श्रमिक होने के कारण वहां पर जो विद्यालय बनाए गए उनके बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाए गए, उनके बच्चों के लिए रहने के लिए घर बनाए गए, उनके बच्चों के लिए व्यापार करने के लिए मार्केट बनाए गए, उनके बच्चों के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध करवाए गए। यानी एक ही वस्तु से धीरे धीरे सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते गए, यानी जुड़ते गए। अब हम उन सबको क्या अलग कर सकते हैं? तो अपन अलग नहीं कर सकते हैं।
चाहे भौतिक हो, चाहे अजैविक हो, चाहे जैविक हो, ये सभी पदार्थ हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन सभी को अपने अपने महत्व को जानना चाहिए, एक दूसरे से पूरक और संपूर्णता निकटता बनाए रखनी चाहिए, ताकि जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है हमेशा बना रहे। और पार्थिव एकता का सिद्धांत है मुख्यतया रेड जेल ने इसके ऊपर और ब्लांस ने इसके ऊपर जो काम किया है, और उन्होंने ही आगे जाकर 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस प्रकार हमने ये पढ़ा पार्थिव एकता का सिद्धांत। थैंक यू, धन्यवाद।